साहित्य की अनेक विधाओं की समीक्षा का, उनकी आलोचना या समालोचना का एक सुदीर्घ इतिहास हमें मिलता है। हिंदी में साहित्य सृजन और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि आलोचकों की या सर्जकों की, क्योंकि सर्जक भी जब आलोचक की भूमिका में होता है तो वह रचना और रचनाकारों का मूल्यांकन करता है। सभी बड़े रचनाकार समीक्षक की भूमिका में हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो भारतेंदु और उनके युग के रचनाकार हों, द्विवेदी या उनके युग के रचनाकार हों। इसी तरह छायावाद के रचनाकार आलोचक बनकर, महादेवी वर्मा आलोचक भी हैं, महाकवि प्रसाद आलोचक भी हैं। इसी तरह पंत और निराला, उनकी आलोचनात्मक दृष्टि, पंत के पल्लव को देखें तो उसकी जो लंबी भूमिका है कई पृष्ठों में लिखित, वह उनके आलोचक रूप को उद्घाटित करती है। प्रसाद जी बहुत सारी प्रतिभा के धनी थे, उनमें गद्य और पद्य लेखन की विलक्षण प्रतिभा मौजूद थी। वो महाकाव्यात्मक ग्रंथ कामायनी के सृजक हैं, झरना और लहर जैसी रचनाओं के, और इधर औपन्यासिक रचनाओं में अगर हम देखें तो तितली और कंकाल के भी उपन्यासकार हैं। बहुत सी सुंदर कहानियाँ भी वो लिख रहे हैं, और नाटकों में तो प्रसाद जी का कोई तुलनात्मक दृष्टिकोण मिलता ही नहीं है। हम देखें उनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु जैसे नाटक, जन्मेजय का नागयज्ञ जैसे नाटक, लेकिन वही प्रसाद एक सफल नाटककार के साथ साथ समालोचक भी हैं, कथाकार भी हैं। प्रसाद को एक सफल नाटककार मानने में उनके समय के जो पारसी थिएटर के लोग थे उन्हें बड़ी दिक्कत थी, उन्हें बड़ी कठिनाई थी, इसलिए वो उन्हें एक सफल रंगमंचकार नहीं मानते थे। उनको लगता था प्रसाद जी के नाटकों में जो दृश्य हैं, जो पात्र योजना है, जो हाथी घोड़े आदि का चित्रण है, उनको मंचित करना सहज संभव नहीं है। लेकिन वो नहीं जानते कि प्रसाद जी का आलोचक इस बात का उत्तर देता है, और वो स्पष्ट करते हैं कि रंगमंच को नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक को रंगमंच के अनुकूल। वास्तव में वैज्ञानिकता की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से प्रसाद जी का यह जो नाट्य विवेचन है, जिसका बीज वपन भारतेंदु ने भी हिंदी नाटक निबंध के माध्यम से किया था। तो आलोचक का धर्म क्या है, वह आलोचना करे तो किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर करे। रंगमंच की क्षमताओं को नाटक के परिप्रेक्ष्य में यदि देखना है तो हमें मंच की सार्थकता, शक्ति और सीमाओं का उद्घाटन भी करना होता है। इसलिए प्रसाद जैसे महान नाटककार ने भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही ध्रुवों में अभिसिंचित रंगमंचीय गुणों का समाहार अपने नाटकों में किया है। प्रसाद जी द्वारा विरचित नाट्य कृतियों का एक नवीन सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को सामने लाने का प्रयत्न हमें मिलता है। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रसाद युगीन कृतियों में कृतिकार का व्यक्तित्व प्रच्छन्न रूप से छाया रहता है, प्रतिबिंबित होता है, उद्घाटित होता है। यानी स्वयं प्रसाद के नाटकों में प्रसाद जी दिखाई देते हैं, और प्रसाद युग के अन्य नाटककारों में उनकी नाट्य रचनाओं के पठन पाठन से, मंचन से या रेडियो प्रसारण से हम उनके व्यक्तित्व को, उनके मंतव्य को समझ सकते हैं। प्रसाद ने अपने युगबोध का चित्रण अपनी कृतियों में नाम आदि के परिवर्तन के साथ विवेचित, विश्लेषित किया है। 7 अध्यायों में विभाजित इस ग्रंथ में नाटककार के व्यक्तित्व यानी प्रसाद जी के व्यक्तित्व और उनकी रंगमंचीय दृष्टि को विस्तार से विवेचित किया गया है। जो समालोचना ग्रंथ के सर्जक हैं, लेखक हैं, उन्होंने अपनी विचार और वाणी को वस्तुतः प्रसाद जी के समस्त प्रदेय के परिप्रेक्ष्य में उद्घाटित किया है। उनका जो 6ठा अध्याय है वो इस ग्रंथ का मूल
आधार है, मूल दंड है। स्वयं लेखक का यह सूत्र वाक्य है कि जिस प्रकार के रंगमंच को ध्यान में रखकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों का सृजन किया, उसी को कसौटी बनाकर प्रस्तुत प्रश्न का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। ऐतिहासिक नाटकों के प्रणेता महाकवि जयशंकर प्रसाद पर भले ही आलोचक दल बल के साथ तर्कों के तीरों से उन्हें निशाना बनाएं, उसका प्रयत्न करें, किंतु उनकी उपलब्धि और उनके नवीन शिल्पगत प्रयोग और रंगमंचीय दृष्टि की स्वीकृति, इन सब से आलोचक उन्हें नाट्यभूमि से हस्तगत नहीं कर पाए। प्रसाद जी ने नाटकों के सृजन से, उनकी रंगमंचीयता की संभावनाओं से अपने एक विशिष्ट प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का परिचय दिया है। दलित विमर्श की व्यापक और सम्यक दृष्टि को केंद्र में रखकर एक अन्य पुस्तक, आलोचनात्मक ग्रंथ दलित दर्शन, यह हमारे समक्ष आती है, जो विचारात्मक लेखों का संग्रह है। इसको भी आलोचना की दृष्टि से हम देखें तो रमणिका गुप्ता और ज्ञान सिंह बल के प्रयासों से लिखित यह पुस्तक वस्तुतः एक समालोचनात्मक पुस्तक बनकर उपस्थित होती है। मध्यकालीन विचार को नए धरातल में देखने का प्रयत्न इन लेखक द्वय ने किया है। अपनी आवाज को उठाते हुए वो यह भी लिखते हैं, संत दर्शन में ईश्वर की नज़र में मनुष्य बराबर है, और उनके भजनों से हटकर मनुष्य की नज़र में अगर वह बराबर हो जाए, इसकी गंभीर और निश्चित चेतावनी से भरी आवाज ने धीरे धीरे जोर पकड़ना शुरू किया है। कुछ एहसास दिलाने की प्रक्रिया का स्पष्ट बोध हमें यहाँ दिखलाई देता है। यह एक सोच है। कब यह दृष्टि बन गई, इसी की जांच पड़ताल इस पुस्तक में विविध पड़ावों के माध्यम से की गई है। पाश्चात्य देशों में चले हुए मुक्ति संग्राम और भारतीय मुक्ति दशा को लेखकों ने शांत चित्त से अपनी गर्जनात्मक पंक्तियों द्वारा उद्घाटित किया। विचारों की एक श्रृंखला इस रूप में भी अभिव्यक्ति पाती है। भारत में आज मुख्यतः दो ही दर्शन आमने सामने हैं। एक तरफ नीत्शे को सुपरमैन, नस्लवाद और ब्राह्मणवाद पर आधारित अध्यात्मवादी विभेदकारी दर्शन, तो दूसरी तरफ समता, भाईचारे और आज़ादी पर आधारित साम्यवादी, समाजवादी, फुले, अंबेडकरवादी और बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जिनको उद्घाटित किया गया। मनुष्य केंद्रित सोच वाले इन दर्शनों का लक्ष्य एक ही है, अर्थात समता, समानता, भाईचारा, समरसता और स्वतंत्रता। इस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों या प्राथमिकताओं पर मतभेद हो सकता है, किंतु मनुष्य और उसका कल्याण ही उसका केंद्र बिंदु है। कितना ही मतभेद हो, लेकिन अंततः समालोचक या लेखक जिस उद्देश्य को लेकर चलता है, वह मनुष्य का, मानव मात्र का कल्याण उसके सामने रहता है। जैसा कि साहित्य की शाब्दिक व्याख्या करें तो उसमें भी दिखाई देता है। लेखकों की स्पष्ट प्रतिक्रिया यही है कि अब दलित विमर्श एक ही दर्शन का रूपाकार ग्रहण कर वैचारिक आंदोलन के रूप में स्थापित होता जा रहा है। जन्म मरण के पक्ष को लेकर पुरातन दृष्टि पर विद्रोही तथ्यों से परास्त करने का क्रम यहाँ विश्लेषित हुआ है। यानी जन्म और मृत्यु, पुनर्जन्म, इन सब पर तमाम तरह के प्रश्न उठाए गए हैं। मृत्यु के बाद की दुनिया के लिए न इस जन्म का सुख नकारा जा सकता है, न ही उस जन्म के लिए किसी बिचौलिए को दान दक्षिणा देकर स्वर्ग में उस अपना स्थान निर्धारित किया जा सकता है। अंधविश्वासों की नहीं, तर्क की सुनो, चमत्कार पर नहीं, तथ्य और सत्य पर विश्वास करो। इसी दर्शन पर विश्वास करके मानवता या मानव मूल्यों की स्थापना होगी
और यही स्थापना समाज का अंततः कल्याण भी करेगी। यह भी सत्य है कि भारतीय दलित दर्शन का मूल आधार अंबेडकर की विचारधारा है। कुशल नेतृत्व ने ही अधिकांशतः और अंततः अपना रूपाकार ग्रहण किया है। अपने कड़े तेवर के साथ आगे बढ़ते हुए भारतीय चिंतन धारा में दलित दर्शन को और उसकी पीड़ा को वर्तमान युग के संस्कारी माहौल में जांचा गया, परखा गया है। भारत में अछूतों, शूद्रों, औरतों के शोषण के इतिहास ने यह सिद्ध किया कि शोषण के कारण सिर्फ आर्थिक नहीं थे, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी होते थे। भारत के इतिहास तथा संस्कृति की गहन समझ के कारण ही भीमराव अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को ही भारतीय समाज को जटिल बनाने और भारतीयों की अधिकतर समस्याओं के लिए जिम्मेदार भी माना। भक्ति साधना को आधार बनाकर अनेक संदर्भों और ग्रंथों का निर्माण किया गया, किंतु भारत के संतों ने भक्तों के इतिहास को एक ग्रंथ में पिरो देने का उपक्रम अगर किसी ने किया तो वो डॉक्टर आशा श्रीवास्तव का ग्रंथ है, भारत में भक्ति साधना एक परिक्रमा। इस शीर्षक से प्रस्तुत यह आलोचनात्मक ग्रंथ अनेक प्रकार के आयामों को उद्घाटित करता है। भारत जैसे धर्म प्राण देश में धर्म साधना एक व्यापक फलक की भांति हमें दिखाई देती है। पुस्तक इसी तिलस्मी द्वार को खोलती है, अपना मार्ग स्वयं बनाती है। संदर्भ ग्रंथ के पृष्ठों पर यह शब्द विधान अंकित है कि ज्ञान की खोज और भक्ति की साधना से भी किसी की प्यास नहीं बुझती। इसी को समझने के लिए अनेक प्रयत्न संप्रदायों के रूप में विकसित हुए। सत्य के वे अन्वेषी कौन थे, उनकी साधना पद्धति कैसी थी, उनके स्वानुभूत अनुभव क्या क्या थे, इस तरह के प्रयास या संकल्प रूपी साधना, इसको हम इस प्रकार की रचनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत से आलोचकों ने इसी मंतव्य की पूर्ति की भी है। वस्तुतः कबीर, सूर, तुलसी या छायावाद के महाकवि प्रसाद ऐसे बहुत से रचनाकारों से संबंधित बहुमूल्य संदर्भ कोश भी आज उपलब्ध हो गए, किंतु भारतवर्ष में बौद्धिक परिक्रमा या बौद्धिक संधान की महायात्रा पर निकली इस अन्वेषिका ने धर्म साधना की कठोर भूमि उसको उद्घाटित किया। संतों की निर्मल वाणी को शब्द घट में उतारने का प्रयत्न किया और पूरी भक्ति सरिता, उसके प्रवाह को, उसकी गति और दिशा को भावक के असंख्य भावों से जोड़कर उनका मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है। इस संदर्भ ग्रंथ की अंतर यात्रा पर अपने विचारों को दृढ़ता से रखते हुए लेखिका ने, समालोचिका ने कहा भी है कि भक्ति का मूल आधार दक्षिण ही है, किंतु इसकी सत्यता पर विचार या महत्व प्रदान करने का क्रम बाद में ही सिद्ध हुआ। तमिल स्रोतों तक सीमित और एक तरह से दक्षिण से इतर प्रदेशों में अपरिचित आलवारों की परंपरा सदियों तक उपेक्षित सी रही, किंतु 19वीं 20वीं शती तक आते आते तमिल प्रबंधम में उपलब्ध आलवारों की वाणियों में अनुवाद के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में भक्तिभाव का या भक्तिधारा का मूल स्रोत तो दक्षिण ही है। लयबद्ध शब्द संसार का नाम ही कविता है, ऐसा समालोचना में कहा भी गया। कविता के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकाश मनु ने ठीक ही लिखा कि कविता के बगैर जीवन की कल्पना मुश्किल है, मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। रोटी में नमक के स्वाद की तरह वह हर जगह मौजूद है। पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ भी कविता को तीव्र मनोभावों का अनायास उफान मानते हैं। बाल कविता पर कृष्ण शलभ के संपादकत्व में 666 प्रतिनिधि बाल कविताओं का एक अनूठा संग्रह प्रकाश में आया।
बचपन की बादशाहत सबसे गहरी और सबसे निराली होती है, इसका प्रमाण इस रचना के माध्यम से मिलता है। बचपन को चाहिए चंचलता, अनुभूतियाँ और अपने मनोराज्य से कल्पित विराट संसार, और यही है बाल कविता का अपना रंग, अपना रूप, अपनी बुनियाद और अपनी आत्मा, और उसकी अपनी पहचान भी। बचपन एक समंदर नाम से प्रकाशित इन बाल कविताओं के संग्रह में प्रत्येक स्थिति का सुंदर प्रत्यंकन कृष्ण शलभ द्वारा मूर्तता को प्राप्त होता है। बाल कविता की उत्पत्ति से लेकर बाल कविता के हिंदी साहित्य में योगदान, इन विषयों पर विस्तार से आलोचनात्मक समीक्षात्मक दृष्टि से विवेचन लेखक ने किया है। वस्तुतः बाल कविताओं को लेकर भारतवर्ष में कवि अपने उल्लेखनीय वात्सल्य दर्शन को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है, किंतु यह प्रयत्न उतना तीव्र दिखाई नहीं देता, जबकि हिंदी साहित्य में विशेषकर सूरदास बाल रूप वर्णन का, जब कृष्ण के बाल रूप वर्णन का चित्रण करते हैं तो अद्वितीय और अतुल्य प्रतीत होते हैं। उनकी वात्सल्य चेतना असीम हो जाती है, किंतु वर्तमान युग में बचपन से जुड़ने वाली कविताएं आज यांत्रिकता के आगे बेबस लग रही हैं। आज बच्चों के खिलौनों में यंत्र, और वह भी घातक यंत्र, ऐसे यंत्र शामिल हो गए, यानी मशीनीकरण ने बच्चों की जीवन शैली पर प्रभाव डाला है। इसलिए वह जो घर के बाहर जाकर खेलने की मानसिकता थी वह टूट गई है। इसलिए मध्ययुगीन साहित्य में जहाँ इस विषय पर पर्याप्त लिखा गया, चाहे बाल कृष्ण हो, बाल राम हो, और इसी तरह बहुत से कवियों ने हमारे इन आराध्यों के बचपन को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया हो, वही विषय कुछ साहित्यकारों द्वारा भगीरथ प्रयत्न करते हुए अब सिमट से गए हैं। हिंदी बाल कविता में लोक लय, लोक छवियाँ, लोक लुभावनी शक्ति ओतप्रोत होते हुए भी असंख्य रचनाएं हैं जो लोक के प्रति हिंदी बाल कवियों के अटूट जुड़ाव की द्योतक है, परिचायक है। आज भी जो बाल साहित्य लिखने वाले रचनाकार हैं, वो चाहे मंच के कवि हों या साहित्य की रचना करने वाले, पाठ्यपुस्तकों के लिए सृजन करने वाले तमाम बड़े और प्रतिष्ठित कवि हों या गद्यकार हों, बाल मन की बहुत सी कहानियाँ, बाल मन को उद्घाटित करने वाले बहुत से उपन्यास, बहुत से नाटक, ये सब सतत रूप से लिखे जाते रहे हैं। बाल कविता सचमुच ऐसी कविता होती है जिसमें बच्चे का स्वभाव और उसे कविता की ओर खींचने का एक पक्ष, मुख्य रूप से उसकी चेतना को उद्घाटित करना, बाल कवियों पर एक प्रकार से आच्छादित रहता है। इसलिए बाल कवि बाल मनोविज्ञान के अध्येता बन जाते हैं। हिंदी बाल कविता के दौर में बाल कवि रमेश भाई का भी विशेष जिक्र किया जाता है। बीते कल से लेकर आज तक और न जाने कब तक एक शिशु कविता जिसे बच्चे झूम झूम कर तोतले स्वर में सधे हुए स्वर तक गाते गुनगुनाते रहेंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती रही। किंतु निस्संदेह यदि बाल कविता का संग्रह बेमिसाल कविताओं से पूरित हो तो यह अमूल्य निधि, और इस अमूल्य निधि रूपी कविता को हम उसी संपदा की एक निधि के रूप में देख सकते हैं। बाल कविता में रसोई घर के पराठों को लेकर कुछ ऐसा शब्द चित्र खींचा जाता है मानो हम सामने कविता को घटते हुए देखते हैं। प्यारी मुन्नी इस कविता में ममता कालिया ने लिखा भी है, एक पराठा आलू वाला, एक पराठा पिट्ठी का, दही मंगा लो कुल्हड़ भरकर, बने नाश्ता छुट्टी का। ये इस तरह की शिशु कविता बेहद ऊर्जावान और बातचीत के लहजे में मटकती हुई प्रस्तुत होती है, हमें दिखलाई देती है। अब आज के दौर में बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया, आज के दौर में बच्चों के पास
कंप्यूटर और लैपटॉप आ गया। उनके खिलौने भी अब बहुत हिंसक से दिखाई देने लगे। इस दृष्टि से अब जो चहचहाट है, पशु और पक्षियों की जो आवाज़ है वो सुनाई देनी बंद हो गई। अब जब दादुर वक्ता बनते हैं तो कोयल खामोश हो जाती है। इसलिए उन्हें कद्रदान अब समझा जाए कि न समझा जाए, यांत्रिक हो जाने की यह जो दुर्दशा है ये पीड़ादायक है। ऐसा विश्वास होता है कि यह अनूठा संग्रह इसी यांत्रिकता को अपने बाल कविता के धक्के से दूर हटाता है, फिर से हमारी बचपन की यादों को समेटने का, उनसे परिचित कराने का प्रयत्न करता है। इस तरह की समीक्षात्मक विवेचना वास्तव में महत्वपूर्ण बनकर हमारे सामने आती है। शंकर शेष हिंदी के प्रतिष्ठित नाटककारों में गिने जाते हैं। उनके नाटकों में संघर्ष चेतना, यानी शंकर शेष के नाटकों में संघर्ष चेतना इस शीर्षक से जो शोध प्रबंध आलोचनात्मक दृष्टि से तैयार किया गया, उसके रचनाकार हेमंत कुकरेती हैं। शंकर शेष के मानव जीवन की वेदना पीड़ा को भोगने की जो अनुभूति है उसको हम देख सकते हैं। उसी को अपने नाट्य जगत में सफलता के साथ वो प्रस्तुत भी करते हैं। यह सत्य है कि हिंदी नाटक के उत्कर्ष में नवीन संभावनाओं को गति और विस्तार मिलता है। इसके साथ साथ यह भी विचार दृढ़ होता है कि कथ्य और शिल्प के स्तर पर अनेक बहुमुखी प्रयोग यह आश्वस्त करते हैं कि नाट्य लेखन और नाट्य समीक्षा इन विधाओं की तुलना में अधिक प्रौढ़ है, संपन्न है। और इस आलोचनात्मक विमर्श में शोधकर्ता ने रचनाकार की मानसिकता और समकालीन संघर्षपूर्ण परिवेश, इनमें शंकर शेष को परखने की, उनका मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है। लेखक की टीस कुछ इन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त होती है कि यह विडंबना ही है कि हिंदी में अच्छे रंगमंचीय नाटकों के नहीं होने का विलाप करने वाले नाट्यालोचक शंकर शेष सरीखे महत्वपूर्ण नाटककारों के साहित्यिक योगदान का हक अदा नहीं कर सके। वास्तव में आलोचना में बहुत सी चीज़ें दृष्टिगत नहीं हो पाती, या आलोचकों द्वारा उसका मूल्यांकन तटस्थता से, ईमानदारी से, निष्ठा से और बेबाकी से नहीं हो पाता। उनके अनेक नाटक हम उनको अगर देखें तो विचार, नवीन विमर्श, इन सब के संदर्भ में हम शंकर शेष के नाटकों को देख सकते हैं। और आलोचक ने उन सब पर विधिवत दृष्टि को आकृष्ट किया है और एक प्रकार से अवगत कराने का प्रयत्न भी किया है। अपनी परिपक्व लेखन क्षमता के बल पर शंकर शेष ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि पारंपरिक स्त्री पुरुष संबंधों के मध्य होने वाले संघर्षों को भी अधिक तरल रूप से, सहज रूप से अभिव्यंजित किया है। नाटक में होने वाला संघर्ष मुख्य रूप से मानव जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी, दैनंदिन की जिंदगी, इसमें होने वाले संघर्षों से भी जोड़ता चलता है। इसी विमर्श को बढ़ाते हुए लेखक डॉक्टर हेमंत कुकरेती ने कहा भी है, शंकर शेष ने आर्थिक मोर्चे पर जूझते हुए व्यक्ति की संघर्ष गाथा एवं आर्थिक शोषण से उपजे संघर्ष के मूल कारण पूंजी के असमान वितरण आदि को उद्घाटित किया है। वास्तव में यह बात ठीक है कि हमारे समाज में आज भी बहुत से, यानी कई दशकों के पहले की स्थिति को अगर हम देखें तो कोई बहुत संतोषजनक परिवर्तन दिखाई नहीं देता। पूंजी का असमान वितरण समाज की एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या बना हुआ है। पूंजी और सत्ता के दमन के बावजूद यह संघर्ष निरंतर चल रहा है। इसी को नाटककार शंकर शेष ने रेखांकित किया है। हिंदी साहित्य में छायावाद या छायावादी काव्य का विशेष महत्व रहा है। सुमित्रानंदन पंत इस महत्वपूर्ण धारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं।
पंत काव्य मूल्यांकन की समस्या, इसको लेकर शोध प्रबंध के रूप में सुधीर प्रताप सिंह का एक आलोचनात्मक ग्रंथ हमारे समक्ष आता है। इनसे पूर्व भी अनेक सुधी विद्वानों ने पंत काव्य को अपने गवेषणात्मक अध्ययन का विषय बनाया है। अनेक आयामों को पाठकों तक पहुंचाने का प्रयत्न आलोचकों ने या शोधार्थियों ने किया भी है। इस प्रबंध में उसी क्रम को अगर हम देखें तो प्रकृति प्रेमी पंत छायावादी काव्यधारा के लोकप्रिय कवि बन जाते हैं, इसीलिए उन्हें कोमल कांत पदावली का कवि भी कहा जाता है। पंत ने अपनी रोमानी दृष्टि को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जिससे साहित्य जगत में एक ऐसा रोमानी जगत खड़ा हो गया, उत्पन्न हो गया, जहां प्रकृति अपने नवीन प्रतिमानों में ढलकर स्वतंत्र रूप से उपस्थित होती है। वस्तुतः पंत काव्य के अंतर्गत दर्शन तत्व पर प्रायः सभी विद्वान अपने मतानुसार विश्लेषण करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु संपादक के तौर पर पंत जैसे व्यक्तित्व को नज़रअंदाज करने का रुझान सबसे ज़्यादा पाया गया। पंत ने निश्चित रूप से एक बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से हमारे सामने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह जो शोध प्रबंध है, इसके अंतर्गत पंत द्वारा संपादित पुस्तक रूपाभ पर भी लेखक ने विस्तार किया है। जाहिर सी बात है कि रूपाभ को समझने पर पंत काव्य का या पंत दर्शन का समग्र मूल्यांकन हो पाता है। यदि हम रूपाभ को नहीं समझते, उनके संपादकत्व में निकलने वाले इस पत्रकारिता के प्रदेय को नहीं समझते, तो हम उनका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, स्वर्ण निर्झर, लोकायतन, ऐसी बहुत सी रचनाओं में पंत की काव्य संबंधी अवधारणाओं और उनकी सूक्ष्म व्याख्याओं को हम देख सकते हैं। अतः पंत की आध्यात्मिक चेतना के मूल में स्थित है समन्वय की भावना। यही समन्वय व्यष्टि और समष्टि का, आंतरिक और बाह्य जगत का, भौतिकतावादी और आध्यात्मिक सौंदर्य का, जिसे रूपायित करके कवि पंत एक उज्ज्वल और मानवीय सरोकार से निर्मित ऐसी भावभूमि तैयार करते हैं जो नवीन विश्व संस्कृति का ही अंततः एक तरह से निर्माण करती है। इस तरह मित्रों कह सकते हैं कि ऐसे अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य के पास, हिंदी आलोचना जगत के पास, जहां आलोचकों ने रचनाओं का, रचनाकारों का, काव्यधाराओं का, नाटकों उपन्यासों का, कहानियों आदि का, जीवनियों का, रेखाचित्र और संस्मरण आदि का, इन सब का न जाने कितने कितने आयामों के साथ मूल्यांकन किया है। कहीं काव्यशास्त्रीय दृष्टि से, कहीं सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि से, कहीं भाषा शास्त्रीय दृष्टि से। हिंदी साहित्य जो है वो आलोचना की इस एक सुदीर्घ परंपरा से उपकृत रहा है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।